हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। इस वीडियो में हम बीएड थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर 110 जिसका शीर्षक है प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग से संबंधित जो है अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आए हैं। इसकी जो दो वीडियो थी वो अपने हमारे चैनल पे जो है वो पहले ही अपलोड हमने कर दिया है, और ये जो तीसरा पार्ट है वो इसमें कुछ आपके जो शेष बचे प्रश्न थे उसको हमने शामिल किया है। तो आइए, जो ये मॉडल पेपर है उसमें जो भी प्रश्न है उसको हम देखते हैं। तो इस मॉडल प्रश्न पत्र में जो पहला प्रश्न है वह है कि मस्तिष्क उद्वेलन यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि के प्रतिपादक कौन हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि के जो प्रतिपादक हैं वो हैं आसबोर्न। प्रश्न संख्या एक का ऑप्शन सी जो है वह आपका सही उत्तर होगा। ऑसबोर्न ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड के जो है वो प्रतिपादक हैं। प्रश्न संख्या दो को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अप्लाइड इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं एएफ ऑसबोर्न। ये इस प्रश्न का उत्तर जो है प्रश्न संख्या दो का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। एएस ऑसबोर्न जो अप्लाइड इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या तीन, जिसमें आपसे पूछा गया है कि मस्तिष्क उद्वेलन के सोपान है। ब्रेन स्टॉर्मिंग जो मेथड है उसमें कितने स्टेप्स हैं तो या कितने सोपान है। तो प्रश्न संख्या तीन का जो सही उत्तर होगा वो होगा 8। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। मस्तिष्क उद्वेलन में 8 सोपान हैं। प्रश्न संख्या तीन का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या चार, जिसमें आपसे पूछा गया है कि द टीचिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड पुस्तक के लेखक कौन है। द टीचिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड पुस्तक के लेखक जो है वो आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग यानी प्रश्न संख्या चार का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या पाँच, इसमें आपसे पूछा गया है कि मस्तिष्क उद्वेलन विधि की विशेषता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग जो मेथड है उसकी क्या विशेषताएं हैं। आप जो विकल्प एक दिया है, ऑप्शन ए दिया है, वो जो है वो उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह विधि जो उदाहरण प्रस्तुत करती है। ऑप्शन बी दिया है कि जिज्ञासा का वर्गीकरण करती है, और ऑप्शन सी दिया है कि उद्देश्यों का वर्गीकरण करती है, और ऑप्शन डी दिया है कि बालकों की तर्क एवं निर्णय शक्ति को बढ़ाती है। तो जो मस्तिष्क उद्वेलन यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड है उसकी जो विशेषता है वो है बालकों की जो तर्क और निर्णय शक्ति को यह बढ़ाती है। तो प्रश्न संख्या पाँच का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या छः की ओर चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि योजना या प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किसने और कब किया था। तो प्रोजेक्ट मेथड जो है वो उसका प्रतिपादन डब्ल्यू.एच. किलपैट्रिक ने 1918 में किया था। तो प्रश्न संख्या छः का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या सात, इसमें आपसे पूछा गया है कि कर्क के सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। कौन सी जो विधि है वो करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, यानी योजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड, सहभागी अब विधि, या जो ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड या डायलॉग मेथड। तो जो योजना या प्रोजेक्ट मेथड होता है वह करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो प्रश्न संख्या सात का ऑप्शन ए जो है वह आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या आठ, जिसमें आपसे पूछा गया है कि दल शिक्षण विधि का विकास किया गया। तो दल शिक्षण विधि जो है उसका विकास मिशिगन और हार्वे द्वारा 1955 में किया गया। प्रश्न संख्या आठ का ऑप्शन ए जो है वह आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या नौ की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि मस्तिष्क उद्वेलन यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग के प्रयोग से छात्रों में विकसित होती है। ऑप्शन ए दिया है चिंतन, ऑप्शन बी दिया है आत्मविश्वास, ऑप्शन डी दिया है समस्या समाधान कौशल, ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग के प्रयोग से छात्रों में चिंतन का भी विकास होता है, आत्मविश्वास उसमें बढ़ता है, और समस्या समाधान का जो कौशल है उसका भी विकास होता है। तो सभी जो आपके सत्य हैं, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 10 को हम देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि शिक्षण सीखने के लिए उद्दीपन पथ प्रदर्शन तथा उत्साहवर्धन है। यह कथन किसका है। शिक्षण सीखने के लिए उद्दीपन पथ प्रदर्शन तथा उत्साहवर्धन है, यह कथन बर्टन का है। बर्टन ने
यह स्टेटमेंट दिया है। तो प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 11, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है। शिक्षण का ऑप्शन ए दिया है कि अधिगम के क्षेत्र में प्रभावशीलता लाना, ऑप्शन बी दिया है कि विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, ऑप्शन सी दिया है अधिगम की गुणवत्ता को बढ़ाना। तो ये तीनों कार्य जो है शिक्षण के हैं। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 12 को हम देखते हैं। इसमें आपसे एक स्टेटमेंट दिया गया, पूछा गया कि किसका है ये स्टेटमेंट, यानी शिक्षण क्रियाओं का वह समूह है जो अधिगम को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। यह स्टेटमेंट किसका है, तो ये स्टेटमेंट जो है स्मिथ का है। प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 13, जिसमें शिक्षण की क्रियाएं पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई हैं। ये पूछा गया शिक्षण की जो क्रियाएं पुस्तक किसने लिखी है, तो यह पुस्तक जो जिनके द्वारा लिखी गई उनका नाम है थॉमस ग्रीन। थॉमस ग्रीन ने शिक्षण की क्रियाएं पुस्तक लिखी हैं। प्रश्न संख्या 13 के ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 14, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षण का कारक कौन सा है। ऑप्शन ए दिया है अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी दिया है मानसिक तत्परता, ऑप्शन सी दिया है व्यक्तिगत भिन्नता, ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। शिक्षण के कारक ये सभी है, अभिप्रेरणा भी है, मानसिक तत्परता भी है, व्यक्तिगत भिन्नता भी है। तो प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 15 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि पाउलो फ्रेयर के अध्यापक केंद्रित उपागम में कौन सी महत्वपूर्ण प्रक्रिया बताई गई है। ऑप्शन ए दिया है कि स्मृति को याद करना, ऑप्शन बी है ज्ञान का उपयोग करना, और ऑप्शन सी दिया है कि ए और बी दोनों। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए सी, ए और बी दोनों, स्मृति को याद करना भी और ज्ञान का उपयोग करना भी। तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन सी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 16 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अध्यापक केंद्रित उपागम की विशेषता है। अध्यापक केंद्रित उपागम की विशेषता में ऑप्शन ए दिया है ज्ञान शिक्षक से विद्यार्थी में पहुंचता है, और ऑप्शन बी है अध्यापक मुक्त विषय वस्तु को पूरा करने से ही संबंध रखता है। ये दोनों ही जो है विशेषताएं हैं अध्यापक केंद्रित उपागम की। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 17, जिसमें आपसे पूछा गया कि ई अधिगम को जाना जाता है। ई अधिगम को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक अधिगम के नाम से जानते हैं, उसके साथ साथ जो है कंप्यूटर प्रोत्साहित अधिगम के नाम से भी इसको जानते हैं। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 18, इसमें ई अधिगम का उद्देश्य है ई अधिगम से पाठ्य वस्तु का संचार तथा संप्रेषण करना, ई अधिगम से मिश्रित माध्यमों को प्रोत्साहित करना, और ई जो अगला है ऑप्शन सी मुक्त विश्वविद्यालयों में ई अधिगम में शिक्षा प्रक्रिया की व्यवस्था करना, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ई अधिगम का उद्देश्य ये तीनों है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 18 का। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 19। इसमें आपसे पूछा गया है कि ई अधिगम की विशेषता है। ई अधिगम छात्र केंद्रित होता है, और ई अधिगम ऑप्शन बी है कि ई अधिगम कक्षा अधिगम से मितव्ययी है, यानी कम खर्चीला है। ऑप्शन सी ई अधिगम में छात्रों को अपनी गति से सीखने का अवसर दिया जाता है। तो ये तीनों विशेषताएं ई अधिगम की हैं। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 20। इसमें आपसे पूछा गया है कि ई अधिगम में इंटरनेट प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट तकनीक से पाठ्य वस्तु का संचार किया जाता है, जिससे ज्ञान में वृद्धि की जाती है और छात्रों की निष्पत्तियों में वृद्धि होती है। अचीवमेंट, निष्पत्ति मीन्स अचीवमेंट में वृद्धि होती है, यह कथन है। तो ऑप्शन जो आपको दिया गया है वह है ऑप्शन ए सिस्को, ऑप्शन बी रोशनबर्ग, ऑप्शन सी सरक्वस्ट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी रोशनबर्ग। प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 21 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि ई अधिगम का आरंभ किस देश में हुआ। तो ऑप्शन ए दिया है अमेरिका, ऑप्शन बी दिया जापान, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो ई अधिगम का आरंभ जो है ब्रिटेन में हुआ था। तो प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं,
प्रश्न संख्या 22 इसमें पूछा गया है कि दूरवर्ती शिक्षा कैसी प्रणाली है, अनौपचारिक या निरौपचारिक या दोनों। तो दूरवर्ती शिक्षा जो प्रणाली है वो अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली है। प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि दूरवर्ती शिक्षा का सिद्धांत क्या है। दूरवर्ती शिक्षा का सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए दिया है बहुमाध्यम उपागम सिद्धांत, ऑप्शन बी दिया है सक्रिय सीखने का सिद्धांत, ऑप्शन सी दिया है विद्यार्थी में समाजीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन डी दिया है कि ये सभी। तो दूरवर्ती शिक्षा का ये तीनों सिद्धांत है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 24। इसमें आपसे पूछा गया है कि दूरवर्ती शिक्षा का प्रयोग कब हुआ। तो दूरवर्ती शिक्षा का प्रयोग जो है 1982 में प्रारंभ हुआ। प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन ए आपका जो है सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 25 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि दूरवर्ती शिक्षा में संप्रेषण कैसा होता है। दूरवर्ती जो डिस्टेंस एजुकेशन है वहाँ पे कम्युनिकेशन किस प्रकार का होता है। तो वहाँ कम्युनिकेशन 2 वे होता है, द्विमार्गी। प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन ए जो है वह आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 26 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि डी स्कूलिंग सोसाइटी के लेखक हैं। तो डी स्कूलिंग सोसाइटी यह जो पुस्तक है वो इवान इलिच की बहुत फेमस पुस्तक है, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन ए, इवान इलिच। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 27 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि स्कूल इज़ डेड पुस्तक के लेखक हैं। तो स्कूल इज़ डेड पुस्तक के लेखक हैं रॉबर्ट रीमर के द्वारा ये पुस्तक जो है लिखी गई है। प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन ए जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 28 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में 2019-20 तक कुल कितने मुक्त विश्वविद्यालय कार्यरत है। ओपन यूनिवर्सिटी जो है भारत में कितने 2019-20 तक अभी कार्य कर रहे हैं। तो जो इस समय 19-20 का आंकड़ा है उसमें के अनुसार भारत में कुल 14 जो है मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटियाँ जो है वह कार्य कर रही हैं। तो प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन जो है डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 29 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS की स्थापना एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो NIOS है उसकी स्थापना एक स्वायत्त संस्था के रूप में जो 1986 का NEP था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत 1989 में किया गया। लेकिन यदि आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय कब खोला गया, तो उसका उत्तर 79 में होगा। उसमें जो CBSE ने दिल्ली में एक अपना ओपन स्कूल खोला था, बाद में उस स्कूल को इस संगठन में शामिल कर लिया गया जब ये स्वायत्त संगठन के रूप में इसकी स्थापना 89 में की गई। तो इस प्रश्न का तो चूँकि इसमें पूछा गया है आपसे कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की स्थापना एक स्वायत्त संस्था के रूप में कब की गई, तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो होगा 1989 में। 1986 का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था उसके तहत जो है 1989 में इसकी स्थापना की गई एक ऑटोनॉमस संस्था के रूप में। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 30 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में प्रथम मुक्त विद्यालय खोला गया था। तो भारत में प्रथम मुक्त विद्यालय भी हमने आपको बताया कि 1979 में CBSE के द्वारा दिल्ली में खोला गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या जो है 31 की ओर। तो 30 का उत्तर हो जाएगा 1979। अब 31 को हम देखते हैं। 31 में कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 20 सितंबर 1985 में की गई थी। 20 सितंबर 1985 को इग्नू की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन ए जो है वह आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 32 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक का विकास किया जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा वर्ष 2022 तक। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 33 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षक का प्रतिबद्धता क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन ए दिया है कि विद्यार्थी के प्रति प्रतिबद्धता, ऑप्शन बी दिया है समाज के प्रति प्रतिबद्धता, ऑप्शन सी दिया है व्यवसाय के प्रति प्रतिबद्धता,
प्रतिबद्धता मीन्स कमिटमेंट। जो शिक्षक की प्रतिबद्धता का क्षेत्र विद्यार्थी के प्रति भी है, समाज के प्रति भी है, व्यवसाय के प्रति भी है। तो उपरोक्त तीनों है, तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 34 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि व्यवसाय की विशेषता क्या है। तो ऑप्शन ए दिया है कि व्यवसाय आवश्यक रूप से सामाजिक सेवा प्रदान करता है। ऑप्शन बी दिया है कि व्यवसाय की अपनी आचार संहिता होती है। और ऑप्शन सी दिया है कि विशिष्ट ज्ञान युक्त एवं विस्तृत व्यवहारिक प्रशिक्षण की मांग करता है व्यवसाय। तो ये तीनों विशेषताएं जो है व्यवसाय की होती हैं। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 35 को। इसमें आपसे पूछा गया है कि क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च के जन्मदाता हैं। तो एक्शन रिसर्च के जन्मदाता जो हैं स्टीफन एम कोरे हैं। स्टीफन एम कोरे ने एक्शन रिसर्च को प्रतिपादित किया था, या उसके जन्मदाता के रूप में हम लोग उनको जानते हैं। तो प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन ए वह आपका सही उत्तर हो जाएगा, स्टीफन एम कोरे। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 36। इसमें आपसे पूछा गया है कि क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध होता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध जो होता है वो तात्कालिक समस्याओं से होता है। प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन बी आपका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 36 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि क्रियात्मक अनुसंधान उपयोगी हो सकता है शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए, विद्यालय के लिए या सभी के लिए। तो क्रियात्मक अनुसंधान तीनों के लिए उपयोगी होता है, शिक्षक, छात्र, विद्यालय, सबके लिए। तो प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 38 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है कि क्रियात्मक अनुसंधान तथा परंपरागत अनुसंधान में निम्नांकित दृष्टि से विशेष अंतर नहीं है। तो लक्ष्य की दृष्टि से दोनों में अंतर है, समस्या की दृष्टि से दोनों में अंतर है, सामान्यीकरण की दृष्टि से दोनों में अंतर है, लेकिन प्रणाली की दृष्टि से दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। तो प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन ए जो है वह आपका सही उत्तर होगा। तो इस मॉडल जो प्रश्न पत्र था उसमें कुल यही इतने प्रश्न थे। तो अब जो तीनों मॉडल पेपर हमने बनाए थे उसको हम अपने चैनल पे आप लोगों के सामने अपलोड कर दिए हैं। आप लोग उससे जो भी इसमें प्रश्न है उसको देखिएगा, और हो सकता है कि इस मॉडल पेपर से आपको जो है आपकी जो परीक्षा होने वाली है 20 तारीख को उसमें मदद मिलेगी। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।